हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईओसीएल रिक्रूटमेंट के बारे में। साथ ही साथ आईओसीएल में जो वैकेंसीज आती है, इसके लिए कैसे आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए आप लोग इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीएससी, एमएससी या बीई बीटेक किया हुआ है, तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईओसीएल जो है ये एक महारत्ना पीएसयू है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसमें वैकेंसी जो है 3 डिविजन्स में रिलीज होती है। पहला पाइपलाइन डिविजन्स है, पाइपलाइन डिविजन्स। दूसरा रिफाइनरीज डिवीजन। एंड मार्केटिंग डिवीजन। तो जनरली आईओसीएल में जो वैकेंसी आती है 3 डिविजन्स में, और एक है कि आईओसीएल में डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट आती है, जिसे हम लोग या तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव बोलते हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं। 2 तरह की वैकेंसीज अलग से भी आती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव को शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, और दूसरा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट सिलेक्शंस होगा। या इसको बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे इसके बारे में, इसको अभी रहने देते हैं। ये 3 जो डिविजन्स है, इसमें जनरली वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिलती है। आमतौर पे जो आईओसीएल में वैकेंसीज आती है वो पाइपलाइन डिविजन्स और रिफाइनरीज डिविजन्स में जो वैकेंसीज आती है, ये दोनों का वैकेंसीज कंबाइंड करके आई थी 2025। लेकिन 2026 में सेपरेट वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिला है। तो अपकमिंग डेज में हम लोगों को फिर से अब जो है पाइपलाइन डिविजन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से समझना है कि ये दोनों में वैकेंसी जो आती है वो कौन-कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट है बैचलर इन साइंस केमिस्ट्री से किए हुए हैं, यानी केमिस्ट्री एज एन ऑनर्स सब्जेक्ट रहा है या फिर केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट रहा है, तभी आप एलिजिबल हैं। सिंपल बीएससी पीसीएम वाले कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं करते हैं ये लोग। आपके सर्टिफिकेट पर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, जो बीएससी का सर्टिफिकेट होगा उस पे क्लियरली लिखा होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री, देन आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जाती है। तो डिप्लोमा कौन-कौन से ब्रांच से सर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जो है आईओसीएल में देखने को मिलती है। अब ये जो मार्केटिंग डिविजन्स का वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज आती है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए एंड जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है और जिन्होंने बीबीए, बीसीए वगैरह सब किया हुआ है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आती है। तो मुख्यतः 12th और आईटीआई के बेसिस पे वैकेंसीज देखने को मिलती है। कुछ स्पेशलाइजेशंस भी रहती है, वैकेंसीज देखने को मिलती है। अभी अपकमिंग डेज में आप सभी लोगों के लिए जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगा डिप्लोमा और बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। इसीलिए अगर आप सभी लोग डिप्लोमा या बीएससी किए हुए हैं, ये सभी ब्रांच में से किसी भी ब्रांच से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए, आज से ही और अभी से ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है,
सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। कौन से ऐप को? एसके ट्यूटोरियल ऐप को। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स या फिर डाउट रहेंगे सब कुछ रिज़ॉल्व कर देंगे। एसके ट्रेल ऐप पर ही आपको आईओसीएल के बैचेज़ मिल जाएँगे, बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए भी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अब चलिए हम लोग एक-एक करके देखते हैं कि बीएससी वालों के लिए किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। तो आईओसीएल में किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अब कौन-कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है, ठीक है? कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है? तो ध्यान से समझिएगा। पहला पोस्ट लेते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 करके रहता है। इसमें आता है प्रोडक्शन सबसे पहले। ये जो वैकेंसीज़ है ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला, इसके लिए जो एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा केमिकल वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, एंड बीएससी जिन्होंने केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है? बीएससी जिन्होंने केमिस्ट्री से किया हुआ है, वो भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है? एंड लिखना सही नहीं होगा, इसको बोल सकते हैं और, ठीक है? या जिन्होंने बीएससी किया है केमिस्ट्री से या डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से, दोनों तरह के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कभी-कभी इस पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस माँगी जाती है, कभी-कभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं माँगी जाती है। कभी-कभी अप्रेंटिसशिप आपके पास अगर है, तो उस सर्टिफिकेट से भी काम चल जाती है। अपकमिंग डेज में जो वैकेंसीज़ आएँगे, वो कैसा रहेगा? ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस आने के बाद ही अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ़ ये समझ लीजिए कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ आएगी, डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए और जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से किया है, उनके लिए बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के लिए वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आती है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4, सेम यही पोस्ट रहता है, ग्रेड 4 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल है तो ऑब्वियस सी बातें हैं, यहाँ पर सिर्फ़ डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा जो किए हुए रहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और या इसके इक्विवेलेंट जो भी ब्रांच होगा उससे जिन्होंने किया हुआ होगा, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे साथ चूँकि फायर एंड सेफ्टी वाले स्टूडेंट भी एनरोल्ड हैं, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 फायर एंड सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, डिप्लोमा आपका फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए, देन आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपका आता है जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। ये जो होता है जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव वाला, अगेन इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट, क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए क्यूसी, जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव ग्रेड 4 ही इसको भी बोलते हैं हम लोग, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आती है, इसके लिए चाहिए बैचलर इन साइंस, मतलब वही केमिस्ट्री से आपका होना चाहिए, ठीक है? तो बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए 2 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा ये प्रोडक्शन वाले पोस्ट के लिए पहला, और दूसरा जो पोस्ट है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का जो पोस्ट होता है, ये दोनों पोस्ट के लिए बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। रिमेनिंग और भी पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड 4 पी एंड यू। अब ये कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है?
ये बेसिकली एक यूनिट है पीएनडीयू, और इसमें जो एलिजिबल होते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों तरह के ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से वैकेंसीज देखने को मिलती है अलग-अलग पोस्ट के लिए। अब अगर आपको इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस के फॉर्म को अप्लाई करना है, या आपको सिलेक्शंस लेना है, या आप चाहते हैं मुझे सर तैयारी करनी है अच्छे से बेहतर ढंग से, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वही एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले जस्ट बताया है कि सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए फॉर्म को अप्लाई किए करें करने वाले हैं, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हैं, या फिर बीएससी कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए बैचेज जो है इस पोस्ट के लिए चल रहे हैं हमारे ऐप पे। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल है आपका, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल भी बैच अवेलेबल है, तो उस बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस के लिए बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट जो है बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है? और ये जो है पीएनडीयू जो यूनिट होती है जिसके लिए अलग-अलग डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए होते हैं, सभी पोस्ट के लिए बैचेज जो है चल रहे हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, और तैयारी करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, जब वैकेंसीज आ गई तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी जाती है, 12th लेवल पे जो वैकेंसी जाती है वो आती है जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए, ठीक है? अटेंडेंट पोस्ट के लिए, अटेंडेंट, ठीक है? ऑफिस अटेंडेंट कह सकते हैं। और आईटीआई लेवल पे टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, ठीक है? ये याद रखिएगा। मार्केटिंग डिवीजन की अभी वैकेंसीज अभी आना बाकी है, तो ये भी बहुत जल्द ही हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और एक और वैकेंसी आती है मार्केटिंग डिवीजन में ही, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट करके, बिजनेस असिस्टेंट करके एक वैकेंसी आती है, ठीक है? ये भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो 3 तरह की 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है मार्केटिंग डिवीजन में, और रिमेनिंग जो वैकेंसीज है आपका यहाँ पर पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरीज डिवीजन में, ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए आती है। और भी वैकेंसीज आती है वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए, और अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए, बट वो एक स्पेशल वैकेंसीज के अंदर हम लोग समझते हैं और कैटेगराइज़ करके रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें आप सभी को स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब जो है यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, और एग्ज़ामिनेशंस पैटर्न यानी कि सिलेक्शन के स्टेजेज़ को हम लोग अब समझने के प्रयास करते हैं कि कितने स्टेज में फाइनल रूप से सिलेक्शंस होती है। अगर हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें, तो कितने स्टेप्स में सिलेक्शंस होती है। देखिए साथियों, हम लोग स्पेशली अगर इस रिक्रूटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले अगर आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस देंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस मार्क्स में जितना भी मार्क्स को आप स्कोर करेंगे, उसके कट ऑफ के बेसिस पे आपका नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले स्टेप्स के लिए। और अगला स्टेप्स जो होगा वो होता है एसपीपीटी टेस्ट, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और इसको मैं बेसिकली इस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है इसी स्टेप में आपका, एसपीपीटी टेस्ट के दौरान ही। जब आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब कुछ दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इसको मेडिकल टेस्ट कहना ज़्यादा सही रहेगा। स्टार्टिंग जो है यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एसपीपीटी टेस्ट में सीधा बात जो क्वालीफाई कर जाता है उसका फाइनल रूप से लगभग लगभग सिलेक्शन हो ही जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी स्टेप में फाइनल रूप से होता है, और इसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? एसपीपीटी टेस्ट में जो भी स्टूडेंट क्वालीफाई कर जाता है उसको जॉइनिंग लेटर बेसिकली मिल जाती है। इसके बाद वो जाके मेडिकल करवा लेते हैं, डीवी का फाइनली हो जाता है, ठीक है? तो एसपीपीटी के बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है, ये बात आप समझ, ठीक है? अब यहाँ पर मेरिट बनता है सीबीटी के स्कोर के बेसिस पे, ये बात याद रखिएगा। मेरिट जो बनता है, वो बनता है सीबीटी के इस मार्क्स के बेसिस पर।
लेकिन एसपीपीटी टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शंस भी नहीं होगा। एसपीटी लेकिन एसपीपीटी टेस्ट को याद रखिएगा, ये सिर्फ़ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको सिर्फ़ पास करना ज़रूरी है। तो मेन जो सिलेक्शंस का स्टेप्स होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शंस हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इक्के गो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं इस एग्ज़ामिनेशंस के लिए अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, इसका क्या पैटर्न रहता है, क्या-क्या चीज़ें पढ़ना होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो होता है ना, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है 2 पार्ट में बँटा हुआ होता है, ठीक है? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है? ये एग्ज़ाम पैटर्न जनरली जो होती है, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशंस होती है जनरली, ठीक है? ये कभी-कभी न्यू मॉडिफाइड रूल भी हो जाते हैं, अलग-अलग डिविजन्स में अगर वैकेंसी जाते हैं, तो कुछ पैटर्न में चेंजेस भी देखने को मिलता है, बट जनरली 100 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होते हैं और इसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपका रहता है पार्ट ए में और 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है पार्ट बी में। अब पार्ट ए जो है, ये रहता है आपका टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन या प्रोफेशनल नॉलेज कह सकते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेगमेंट रहता है। ठीक है? और पार्ट बी जो रहता है वो रहता है नॉन टेक्निकल सेक्शंस और नॉन टेक्निकल सेक्शंस में जो क्वेश्चंस रहता है, इससे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है? वर्बल एबिलिटी जिसे बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो ये रहता है इसका पूरा एग्जामिनेशंस पैटर्न। अब थोड़ा-सा अगर सिलेबस को ब्रेक डाउन करें यहाँ पर, पूरा अगर अच्छे से प्रिपरेशंस करने के मोड से समझना चाहें, तो जो टेक्निकल सेक्शंस है या प्रोफेशनल नॉलेज वाला है सेगमेंट, इसमें से आप जो भी चीज़ों का आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे कि आप डिप्लोमा किए हुए हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा केमिकल के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बातें हैं आप आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स के दौरान। आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किया है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? और अगर आपने बीएससी किया हुआ है, तो यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। और यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शंस में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूजन्स भी रहता है बहुत सारे बच्चों को पोस्ट वाइज सिलेबस को लेकर के। तो देखिए साथियों, आईओसीएल में जो स्पेशली होती है, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे थे कुछ देर पहले, हमने आपको बताया था कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी वाले कैंडिडेट, दोनों ही तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल है बीएससी केमिस्ट्री वाला, ये भी पोस्ट के लिए बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सवाल ये उठता है मन में कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए डिप्लोमा और केमिकल दोनों वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म को फिल अप करेंगे और बीएससी वाले के बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? इस पोस्ट के लिए। तो क्या क्वेश्चन पेपर जो बनेगी, डिप्लोमा इन केमिकल वालों के लिए अलग बनेगी और बीएससी वालों के लिए अलग बनेगी इस पोस्ट के लिए? तो जवाब है नहीं। यूनिवर्सल पेपर बनता है। यूनिवर्सल पेपर का मतलब क्या हो गया? ऐसा पेपर बनाया जाता है, एक ही पेपर बनाया जाता है और ऐसा क्वेश्चंस का लेवल रखी जाती है, जो बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट भी आंसर दे सके और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किए हुए कैंडिडेट भी आंसर दे सके। क्लियर हो गई बातें? हाँ, अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली बीएससी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जामिनेशंस में मिलती है। क्लियर हो गई बातें? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अब यूनिवर्सल पेपर बनता है तो आपको स्ट्रैटेजी भी यूनिवर्सल तरीका से करना होगा। इसीलिए हमने जो बैच बनाया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड फॉर प्रोडक्शन का, उसमें बीएससी केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट को हमने पढ़ाया है और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के भी कुछ पार्ट को पढ़ाया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी मैं बताता हूँ कि ये जो 50 मार्क्स का टेक्निकल सेक्शंस लिखा हुआ है और जैसा कि हमने बताया कि 50 क्वेश्चंस टेक्निकल सेक्शंस डोमेन नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस जो होता है
100% 50% जो टेक्निकल क्वेश्चंस होता है वो टेक्निकल सिर्फ नहीं रहता है। 50 में से 30 क्वेश्चंस ही एक्चुअल में आपका ब्रांच पेपर या फिर आपका 100% टेक्निकल क्वेश्चंस होता है, ठीक है? डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस होता है। अब जो 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं रिमेनिंग वो इनडायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्लांट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना सेफ्टी बेस्ड होते हैं। आईओसीएल के प्लांट के सेफ्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या कुछ जनरल कह सकते हैं टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ों का एनालिसिस जो है अलग से 20 मार्क्स का 50 मार्क्स का ब्रेकडाउन करके हमने जो बताया है, ये आप तभी रियलाइज़ करेंगे जब आप लगभग पिछले 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तब आपको लगेगा हाँ, एक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है टेक्निकल वो 30 क्वेश्चन ही डालता है। ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल रहता है, ये भी टेक्निकल ही रहता है बट ये इनडायरेक्टली रहता है, डायरेक्ट आपका ब्रांच ब्रांच पेपर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं रहता है, डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहता है। लगेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड है बट 100% वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहता है, प्लांट ओरिएंटेड रहता है, तो है तो टेक्निकल चीज़ें ही। सेफ्टी बेस्ड रहता है, लगेगा कि हाँ, हमने तो पढ़ा ही है ब्रांच में और बेसिक जो है जनरल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये अप्रोच को आपको पूरा लगाना पड़ेगा और हम लोग जब आपको तैयारी कराते हैं तो टेक्निकल तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ इसके लिए भी हम लोग अलग से तैयार आप सभी को कराते हैं। इसी वजह से आईओसीएल में एसके ट्यूटोरियल से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शंस होती है। नंबर्स में ऑलवेज बेसिकली बोलना उतना मतलब हमें सही नहीं लगता है बट अलग-अलग जगहों पे जो है हमारा लिखा हुआ है जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, जैसे हमारे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो 2024 में भी बच्चों का सिलेक्शंस हुआ है, बहुत सारे आई थिंक 85 83 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शंस हुआ है। फिर इधर भी वैकेंसीज़ आई थी, तो इधर भी इस साल भी 2020 जो है 6 में, 2025 में मतलब आईयूसीएल में लगभग में सिलेक्शंस जो है रेशियो जो है हमारे यहाँ से अच्छे खासे रहते हैं नंबर्स में कैंडिडेट का। जिस रेशियो में फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिस रेशियो में हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ते हैं, हमारे पेड बैच में, हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं, सिलेक्शंस रेशियो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग जो है गुड क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करते हैं। क्वालिटी कंटेंट देंगे तो आपका अपने आप सिलेक्शंस होगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करके डाइजेस्ट करके अच्छे से जो है उसको टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशंस जब देंगे, तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम लोग बताते हैं, ये अप्रोच, ये स्ट्रैटेजी के साथ जब आपको गाइड किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई भी स्टूडेंट को अगर सही रास्ता दिखाया जाए, तो कम समय में वो सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकता है अपना। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द टेक्निकल सेक्शंस। ओके, अब यहाँ पे नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो है, ये नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है। और आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ामिनेशंस जो है अब आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है, ठीक है? और आईबीपीएस जो है बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस को जनरली कंडक्ट करती है, तो यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो रहते हैं, वो बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस के लेवल का, उसके पैटर्न के बेसिस का क्वेश्चंस रहता है। तो आपको अच्छे से अभी से ही तैयारी करना होता है। कॉन्सेप्ट को सीख करके मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे कुछ सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे किस-किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग जो है बैच के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, वीडियोज़ लेक्चर्स को पूरा मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स हैं 15-16 चैप्टर पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाता है। अरिथमेटिक पूरा हो गया, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका जो बेसिक चीज़ें हैं और सभी चैप्टर्स का कैलकुलेशंस हो गया, अप्रॉक्सिमेशन, सिम्प्लिफिकेशंस, वो सब चीज़ें जो है आपको इस बैच के अंदर पढ़ाई जाती है। रीजनिंग का जो सेक्शंस है, ये भी आपका पूरा ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, फ्लोर बेस्ड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो होता है पजल, वो सभी पजल्स जो होते हैं यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस में आता है। तो इसके स्पॉटिंग पे इसके बाद आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह क्वेश्चन रहता है, तो वो सब चीज़ें जो है भी रीज़निंग में आती है क्वेश्चंस, तो सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है? इंग्लिश में आपका आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स आता है, इसके बाद स्पॉटिंग एरर आता है, एंटोनियम, सिनोनियम्स आता है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक आता है, पैराजंबल के क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक ग्रामर का ये एरर डिटेक्शंस टाइप का क्वेश्चंस रहता है, फिलर्स रहते हैं, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है। अगर सही स्टडी के साथ आज से ही तैयारी शुरू की जाए तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपका बनता है और सिलेक्शंस
लिया जा सकता है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा। तो अगर आपको ये पूरा एपिसोड जो है पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर मोर बॉडीज़ वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ मैं इस वीडियोज़ को एंड करते-करते आप सभी को एक बार फिर से रिपीट करके बोलना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग आईओसीएल एग्ज़ामिनेशंस का प्रिपरेशंस को ढंग से, अच्छे से करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली जो है आप सभी लोग हमारे साथ इस एसके ट्यूटोरियल ऐप पर जॉइन होकर के आईओसीएल वाले बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत को कर सकते हैं आज से ही। अगर आप पहले से तैयार रहेंगे पूरा प्रिपरेशंस करके, जब वैकेंसीज़ आएगी तब आप अच्छे से और रैपिड फायर राउंड कर सकते हैं या रिवीजन मोड में आकर के अच्छे से जब तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए आज से ही आप सभी लोग तैयारी की शुरुआत जो है हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप से बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम जो है रिप्लाई दे देगी। उम्मीद करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।